नमस्कार। हिंदी की बिंदी चैनल पर मैं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न आप सबका स्वागत करता हूं। आशा है कि आप भी प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। हिंदी की बिंदी चैनल पर हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा में आज हम कोई नया अध्याय सीखते हैं। आइए शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं आत्मकथा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। आत्मकथा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों वाली वीडियो हमने बनाई थी और आप सबसे आशा की थी कि आप इनके उत्तर देंगे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से। तो कुछ विद्यार्थियों ने हमारे पास आत्मकथा वाले प्रश्नों के उत्तर भेजे हैं। हम वीडियो के अंत में उन विद्यार्थियों के नाम और उनके महाविद्यालय नाम सहित कितने प्रश्नों के उत्तर उन्होंने दिए और एक प्रश्न का 1 अंक हमने रखा है, तो इस आधार पर उन्होंने कितने अंक प्राप्त किए ये भी हम बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न था आत्मकथा की परिभाषा लिखिए। आत्मकथा की परिभाषा के लिए अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी शब्द प्रचलित है। जब लेखक स्वयं के जीवन का क्रमिक ब्यौरा प्रस्तुत करता है तो उसे आत्मकथा कहा जाता है। आत्मकथा में स्वयं की अनुभूति होती है। इसमें लेखक उन तमाम बातों का विवरण देता है जो बातें उसके जीवन में घटी होती हैं। आत्मकथा में लेखक अपने अंतर जगत को बहिर्जगत के सामने प्रस्तुत करता है। इसमें आत्मविश्लेषण होता है। ये आत्मकथा की परिभाषा। जरूरी नहीं आत्मकथा की परिभाषा में आप सभी इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए यही परिभाषा दें। परिभाषा में मूल रूप से यह तत्व, मूल रूप से वह अर्थ द्योतक होना चाहिए। बाकी आप अपनी शब्दावली कुछ परिवर्तित भी कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न था आत्मकथा की विशेषताएं बताएं। उसका उत्तर यह है आत्मकथा की विशेषताएं। आत्मविश्लेषण। आत्मकथा में लेखक खुद का विश्लेषण करता है, अपनी अच्छाइयों और बुराइयों का विश्लेषण करता है। इसमें लेखक उन तथ्यों को भी उजागर करता है जिससे उसके जीवन में सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ा। आत्मकथा लेखन को काफ़ी हिम्मत का काम माना जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति में इतना साहस नहीं होता कि वह अपनी कमजोरियों को समाज के सामने रख सके। शायद इसीलिए हिंदी में आत्मकथा लेखन का उद्भव काफ़ी बाद में हुआ। दूसरी विशेषता है आत्मालोचन। आत्मलोचन आत्मकथा की काफ़ी महत्वपूर्ण विशेषता है। आत्मकथा लेखक खुद को काफ़ी करीब से देखता है तथा अपने सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलुओं का काफ़ी निकटता से अवलोकन करता है। जिन घटनाओं ने उसके जीवन को प्रभावित किया या उसके जीवन के विकास में योगदान दिया, उन्हें उद्घाटित करता है। अगली विशेषता है लेखक का समाज से परिचय। आत्मकथा में लेखक का समाज से परिचय भी होता है। समाज लेखक की आत्मकथा को पढ़कर उसके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। इससे समाज का लेखक के जीवन की उन घटनाओं तथा तथ्यों से परिचय होता है जिससे समाज आज तक अनभिज्ञ था। इसमें बहुत बार तो वो बातें सामने आती हैं जिनके बारे में किसी को पता नहीं होता। इन बातों का परिचय आत्मकथा से ही होता है। आत्मकथाएं बहुत बार समाज को प्रेरणा प्रदान करने का काम भी करती हैं। समाज जब उन महान व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ता है जिन्होंने समाज के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया या जिन्होंने तमाम संघर्षों के बाद अपने जीवन में सफलता पाई, इस प्रकार की आत्मकथाओं से समाज को प्रेरणा मिलती है जो भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का काम करती है। अगली विशेषता है घटनाओं का विवरण। आत्मकथा में लेखक अपने जीवन में घटित घटनाओं का विवरण भी प्रस्तुत करता है। उसके साथ जो घटनाएं होती हैं, लेखक अपनी आत्मकथा में उसका सिलसिलेवार विवरण देता है। आत्मकथा उसके जीवन की घटनाओं को बयां करती है। पांचवी विशेषता है वास्तविक जीवन से परिचय।
आत्मकथा लेखक के जीवन से वास्तविक परिचय कराती है, क्योंकि उसमें उन बातों का भी विवरण होता है जिन बातों से पाठक वर्ग अनभिज्ञ होता है, क्योंकि हर आदमी के जीवन में वे बातें होती हैं जो बस उसी से संबंधित होती हैं। उन बातों को लेखक अपनी आत्मकथा में उकेरता है, इसलिए आत्मकथा पाठक वर्ग को लेखक के वास्तविक जीवन से परिचय कराती है। प्रश्न नंबर 3, आत्मकथा के तत्वों के बारे में बताएं। इसका उत्तर यह है, आत्मकथा के तत्व। किसी भी विधा को समझने के लिए उसके तत्वों को समझना आवश्यक है, जिसके आधार पर हम उसको अन्य विधाओं से अलग कर सकें। आत्मकथा की परिभाषाओं से उसकी विधा को पता चलता है, पर उसको और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम आत्मकथा के तत्वों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। विभिन्न विद्वानों ने आत्मकथा के अनेक तत्व बताए हैं, जो निम्न हैं: वर्ण्य विषय, चरित्र चित्रण, देशकाल, उद्देश्य, भाषा शैली। अब एक एक तत्व की चर्चा करते हैं। वर्ण्य विषय। आत्मकथा में इस तत्व को प्रमुख रूप से स्वीकार किया गया है। आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं तथा विषयों का वर्णन करता है। लेखक द्वारा आत्मकथा में वर्णित विषयों में सत्यता का होना आवश्यक है। आत्मकथा लेखक का वर्ण्य विषय काल्पनिक नहीं वरन यथार्थ पर आधारित होना चाहिए। आत्मकथा लेखक अपने जीवन की घटनाओं के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों का भी वर्णन करता है। आत्मकथा लेखक को इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि आत्मकथा में अनावश्यक आत्मविस्तार तथा शील संकोच न आने पाए। अतः आत्मकथा के वर्ण्य विषय में सच्चाई और ईमानदारी का होना आवश्यक है। अन्य महत्वपूर्ण गुण जो कि वर्ण्य विषय को रोचक बनाते हैं, वे हैं संक्षिप्तता। आवश्यकता से अधिक विस्तार विषय को नीरसता प्रदान करता है। अतः आत्मकथा में रोचकता, स्पष्टवादिता, यथार्थता, सत्यता, स्वाभाविकता एवं संक्षिप्तता होना चाहिए, जिससे आत्मकथा श्रेष्ठ होती है। चरित्र चित्रण। आत्मकथा साहित्य का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है चरित्र चित्रण। इसका संबंध पात्रों से होता है। आत्मकथा लेखन में आत्मकथाकार ही खुद प्रमुख पात्र होता है। अतः आत्मकथा लेखक खुद के चरित्र के सभी पक्षों का विश्लेषण भी आत्मकथा में करता है। आत्मकथाकार के लिए यह नितांत आवश्यक है कि वह निष्पक्ष एवं निर्दोष भाव से आत्मविवेचन करे। स्पष्ट है कि आत्मकथाकार को गुण दोषों का विवेचन सत्यता के धरातल पर करना चाहिए। उसके आत्म प्रकाशन में किसी तरह का मोह नहीं होना चाहिए। इस तरह की आत्मकथा ही सच्ची आत्मकथा है। प्रायः आत्मकथाकार अपने व्यक्तित्व को स्पष्ट करने के लिए उन व्यक्तियों का भी वर्णन करता है जिनका उसके जीवन पर प्रभाव पड़ा अथवा जिन व्यक्तियों से उसका संबंध रहा। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा में अपने पिताजी के स्वभाव का भी वर्णन किया है। उनके संबंध में उन्होंने लिखा है, मेरे पिताजी की अपने लड़कों के बारे में कोई महत्वाकांक्षा न थी। मेरे मैट्रिकुलेशन में फेल होने के बाद अगर उनकी चलती तो मुझे नौकरी करने को बाध्य कर देते। स्पष्ट है कि लेखक प्रसंगानुसार उन सभी लोगों का वर्णन करता है जिनका उससे संबंध रहा है, जिससे उसके खुद के व्यक्तित्व को समझने में सहायता मिलती है। देशकाल। आत्मकथा में सजीवता लाने के लिए इसमें देशकाल का होना आवश्यक माना गया है। देशकाल का असर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है, व्यक्तित्व पर पड़ता है। इससे उसकी उन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, साहित्यिक प्रभाव क्षेत्र का पता चलता है जिससे वह आता है। इस प्रकार गौण रूप में तत्कालीन परिस्थितियों का पता भी चल जाता है। भाषा शैली। आत्मकथा में भाषा शैली का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। संप्रेषणीयता के लिए भाषा शैली का अच्छा होना बहुत जरूरी है। संप्रेषणीयता का मतलब यह है, कोई बात आप कहते हैं तो दूसरों तक वो जो पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है, ये संप्रेषणीयता है। मतलब सहज रूप से पहुंच जाए वो चीज़। शैली अनुभूत विषय वस्तु को सजाने के उन तरीकों का नाम है जो विषय वस्तु की अभिव्यक्ति को सुंदर एवं प्रभावपूर्ण बनाती है। इसमें असामान्य अधिकार के अभाव में लेखक की सफलता का संभव नहीं। आत्मकथा की शैली में प्रभावोत्पादकता का होना अति आवश्यक है।
इसी के कारण आत्मकथा पाठक के मन में अपना प्रभाव डाल पाती है। इसलिए लेखक को निसंकोच अपने जीवन का वर्णन करना चाहिए जिसका पाठक के ऊपर प्रभाव पड़ता है। लेखक को जीवन के उत्थान पतन तथा गुण दोषों का विवेचन इस प्रकार करना चाहिए कि वह पाठक को रुचिकर लगे। लेखक को अपने समस्त जीवन का वर्णन इस प्रकार करना चाहिए जिससे अनावश्यक विस्तार भी न हो और साथ में गठित भी हो। क्रमानुसार वर्णन अधिक रोचक होता है। आत्मकथाएं विभिन्न शैलियों में लिखी जाती हैं। ये शैलियाँ आत्मनिवेदनात्मक, भावात्मक, विचारात्मक, वर्णनात्मक, ऐतिहासिक तथा हास्य प्रधान आदि हैं। अतः कहा जा सकता है कि आत्मकथा में प्रभावोत्पादकता, लाघवता, निसंकोच, आत्मविश्लेषण, सुसंगठितता तथा स्पष्टता आदि गुणों का होना आवश्यक है। आत्मकथा में जहाँ तक भाषा की बात है, भाषा भावाभिव्यक्ति का साधन होती है। आत्मकथा में भाषा को भावानुकूल और विषयानुकूल होना चाहिए। लेखक की भाषा को शुद्ध, स्पष्ट, परिष्कृत और परिमार्जित होना चाहिए जिससे वह पाठकों को प्रभावित कर सके। भाषा को श्रेष्ठ बनाने के लिए शब्दों का चयन विषय एवं भावों के अनुकूल होना चाहिए तथा भाषा का प्रयोग पात्रों एवं परिवेश के अनुरूप होना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 और 3 ये प्रश्न थोड़े विस्तार वाले थे, अर्थात बड़े प्रश्न थे। इनके उत्तर थोड़े विस्तार में देने थे। हालांकि जिस तरह के उत्तर हमने दिए हैं जरूरी नहीं आप हूबहू इसी तरह की शब्दावली का प्रयोग करते हुए किसी प्रश्न का उत्तर दें। उत्तर का मर्म आपकी समझ में आना चाहिए, मूल बात आपकी समझ में आनी चाहिए। फिर आप अपनी शब्दावली में, अपनी भाषा में, अपने तरीके से उसका उत्तर दे सकते हैं तो ज़्यादा सटीक और अच्छा होगा। क्योंकि उत्तर जांचने वाला वो जानता है कि शब्दावली किसकी है। आपकी अपनी शब्दावली होगी वो अधिक प्रभावित होगा। क्योंकि पूरे अध्ययन का, किसी भी कक्षा में जो अध्ययन करवाया जाता है उसका उद्देश्य आपको किसी भी चीज़ का रटवाना नहीं है। आपको उस चीज़ के बारे में एक समझ, एक विकास करना जरूरी है कि आप इतना समझ गए उसको बेहतर तरीके से। इस प्रकार उत्तर देना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 बनारसी दास जैन की आत्मकथा का नाम लिखिए। एक शब्द में उत्तर देना है, अर्धकथानक, इतना सा उत्तर है बस। प्रश्न नंबर 5 सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है और कितने खंडों में है? यशपाल की आत्मकथा ये और 3 खंडों में प्रकाशित है। प्रश्न नंबर 6 हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाओं के नाम लिखिए। आत्मकथाओं के नाम लिखने हैं तो सामान्य सी बात है, एक से अधिक आत्मकथाएं हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये 4 आत्मकथाएं हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी। आप जानते हैं हरिवंश राय बच्चन प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। 7वां प्रश्न में क्रांतिकारी कैसे बना किसकी आत्मकथा है? ये रामविलास शुक्ल की आत्मकथा है। 8वां प्रश्न पदुमलाल पन्नालाल बख्शी की आत्मकथा का नाम एवं प्रकाशन वर्ष बताइए। मेरी अपनी कथा 1958 में प्रकाशित हुई। प्रश्न नंबर 9 किन्हीं 3 महिला लेखिकाओं के द्वारा लिखी आत्मकथाओं के नाम उनके प्रकाशन वर्ष के साथ लिखिए। तो 3 महिला लेखिकाओं की आत्मकथा ये हैं, बूंद बावड़ी पद्मा सचदेवा के द्वारा लिखी गई 1999 में, लगता नहीं है दिल मेरा कृष्णा अग्निहोत्री की 1997 में, हादेश रमणिका गुप्ता की 2005 में। आप इनके अलावा कोई अन्य आत्मकथा भी बता सकते हैं जिनके बारे में आप जानते हैं। 10वां प्रश्न राधे श्याम कथावाचक की आत्मकथा मेरा नाटक काल कब प्रकाशित हुई? सिर्फ प्रकाशन वर्ष लिखना है तो यह है 1957। प्रश्न नंबर 11 डॉक्टर देवराज की आत्मकथाओं के नाम लिखिए। आत्मकथाएं हैं इनकी 2, बचपन के 2 दिन और यौवन के द्वार पर। प्रश्न नंबर 12 60 वर्ष एक रेखांकन आत्मकथा किसने लिखी है? उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत, हिंदी के बड़े लेखक रचनाकार हैं। प्रश्न नंबर 13 है मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा का नाम लिखिए। कस्तूरी कुंडल बसे और गुड़िया भीतर गुड़िया 2 आत्मकथाएं या 2 भाग हैं। प्रश्न नंबर 14 है अन्या से अनन्या आत्मकथा की लेखिका का नाम एवं प्रकाशन वर्ष बताना है। तो इसकी लेखिका है प्रभा खेतान और यह 2007 में प्रकाशित हुई। काफ़ी चर्चित आत्मकथा रही है ये अपने आप में।
प्रश्न नंबर 15 है, किन्हीं 2 दलित आत्मकथाओं एवं उनके लेखकों के नाम लिखिए। तो आप अनेक दलित आत्मकथाएं हैं, लेकिन कोई भी 2 आप नाम लिख सकते हैं, जैसे कि झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है और अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमिष राय द्वारा लिखी गई है। शिवराज सिंह बेचैन की आत्मकथा है मेरा बचपन मेरे कंधों पर। तो इस तरह से अनेक आत्मकथाएं हैं, आप बता सकते हैं। तो ये आत्मकथाओं संबंधित 15 प्रश्नों के 15 उत्तर थे। और अब हम उन छात्राओं के नाम आपको बताते हैं, उन विद्यार्थियों के नाम बताते हैं जिन्होंने आत्मकथा संबंधित प्रश्नों के उत्तर हमें भेजे हैं। मीनू बीए तृतीय वर्ष की छात्रा। ये सभी छात्राएं सीपीडी जैन कॉलेज तिजारा अलवर राजस्थान की रहने वाली हैं। इन्होंने 15 प्रश्नों के 15 सही उत्तर दिए हैं, तो इनको 15 अंक मिले हैं। विशेष रूप से इन्हें बधाई। सरोज बीए तृतीय वर्ष की छात्रा है, ये भी सीपीडी जैन कॉलेज की छात्रा है। 15 में से 15 अंक इनको मिले, अर्थात सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। सीमोन बीए तृतीय वर्ष की छात्रा है, सीपीडी जैन कॉलेज तिजारा अलवर। 15 में से 15 अंक मिले इन्हें भी। सरिता बीए तृतीय वर्ष की छात्रा है, सीपीडी जैन कॉलेज तिजारा अलवर। 15 में से 15 अंक मिले इन्हें भी। ज्योति कुमारी बीए तृतीय वर्ष की छात्रा है, इन्हें भी 15 में से 15 अंक मिले हैं। सतनामो बीए तृतीय वर्ष की छात्रा है, सीपीडी जैन कॉलेज की, इन्हें भी 15 में से 15 अंक मिले। ये सभी छात्राएं लगातार हमें लगभग जिस भी प्रश्न वाली वीडियो के बारे में पूछा जाता है उनके उत्तर देती रहती हैं। अतः इन सभी को विशेष बधाई। और जो विद्यार्थी जवाब नहीं दे पाए हैं वो आगे कभी जब टेस्ट लिया जाए तो उनके जवाब देने की कोशिश करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप किस तरह से उत्तर लिखें ये आपको तरीका मालूम पड़ेगा। धीरे धीरे आपके लिए आसान हो जाएगी चीज़ें। देखिए, परीक्षाओं के समय में आप एकदम से किसी पाठ्यक्रम को लेकर के, किसी टॉपिक को लेकर के आप याद करेंगे तो आपको ज़्यादा कठिन होगा। लेकिन अभी स्नेह स्नेह एक एक टॉपिक को आप याद करते जाइए तो एक तरह से वो आपने याद करके रख दिया है, आसान हो जाएगा आपके लिए। तो विद्यार्थियों, ये आज की वीडियो थी, आपने पूरी देखी ऐसी आशा है हमें। वीडियो से संबंधित फिर भी कोई आपके मन में सवाल है, कोई जिज्ञासा है तो आप पूछिए, कमेंट्स के माध्यम से हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और हिंदी साहित्य की तमाम तरह के तथ्यात्मक टॉपिकों को जांचने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आसानी से सारी वीडियो आप तक उपलब्ध हो जाएं। आपके नोटिफिकेशन मैसेज में एक मैसेज आएगा, सिर्फ ये पता लग जाएगा कि ये वीडियो आज प्रकाशित हुई है, ये वीडियो आज पब्लिश हुई है, तो आप उसे आसानी से देख सकते हैं। और अपने दूसरे मित्रों के साथ भी, अपने सहपाठियों के साथ जो हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, हिंदी अध्ययन में रुचि रखते हैं, ये वीडियो साझा कीजिए। तो विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।